नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में चुनाव प्रचार की, विनेश फोगाट के बड़े खुलासे की, देखेंगे अमित शाह के ऐलान से महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ती दरार को, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे को, जानेंगे क्यों रिहाई के तुरंत बाद दोबारा हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता का बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार। सुरजेवाला बोले बीजेपी है गुंडों की पार्टी और गुंडे शासन नहीं चला सकते। बीजेपी प्रत्याशी लीला राम ने दिया था विवादित बयान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने डिप्टी सीएम फडणवीस से की माफी की मांग। नाना पटोले बोले फडणवीस को आनी चाहिए शर्म। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की कही थी बात। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी ताकत। आप नेता अमर सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। नीलो खेड़ी सीट से प्रत्याशी है अमर सिंह। अरविंद केजरीवाल को मिल गया नया घर। लुटियंस दिल्ली में घर हुआ फाइनल। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास करेंगे खाली। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। प्रचार प्रसार के इस दौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा में 2 जगह रैली की, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पिछले 10 साल से हरियाणा के लोगों के साथ सिर्फ अन्याय हो रहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी जनता के बीच पहुंचे। तो कैसा है हरियाणा का चुनावी मिजाज, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते सभी दल जबरदस्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पिछले 10 साल से आप सिर्फ अन्याय देख रहे हैं। भगवान ने कहा था जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई के लिए वे आपके बीच उतरेंगे, लेकिन यही भगवान आपके दिल में भी है। तो आप इस अन्याय के खिलाफ कब खड़े होंगे? जब विनेश अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई तो बड़े बड़े नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इस देश की जनता विनेश के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। हरियाणा के किसानों ने खून पसीना बहाकर देश का पेट भरा है। आपके बच्चे सरहद पर गए, देश के लिए शहीद हुए। हरियाणा के युवा मेहनत कर स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने इनकी उपेक्षा की। हरियाणा वो प्रदेश है जिसने इस देश को सही रास्ता दिखाया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के चरखी दादरी से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय तरह तरह के वादे कर रही है, जबकि बीते 10 साल से हरियाणा में खुद बीजेपी की सरकार है। सरकार में रहते हुए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार फेल है। इसी के साथ हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कालका विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शक्ति रानी को वोट करने की अपील की। यानी राज्य में सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार फेल हो गई। सरकार काम नहीं सिर्फ प्रचार करती है। ऐसा ही दावा कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने भी किया। विनेश ने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया और चेतावनी भी दी कि ना किसी के सामने झुकी हूं और ना झुकूंगी। तो क्या कुछ कहा विनेश ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने बड़ा खुलासा किया है। विनेश ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब मैंने देश छोड़ने का मन बना लिया था और ये बात मैंने प्रियंका गांधी को बताई थी, लेकिन उस समय प्रियंका दीदी ने मेरा सहयोग किया और आज भी मैं उनके समर्थन की ताकत को अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। इसी के साथ विनेश ने आगे कहा, अगर मैं ओलंपिक में गई तो इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका दीदी का है। आंदोलन के समय जब हम प्रियंका गांधी जी से मिलने गए तो उन्होंने हमसे कुश्ती के बारे में पूछा था और तब हमने कहा था कि जो व्यवहार हमारे साथ हुआ है, अब कुश्ती करने का मन नहीं है, देश छोड़ देने का मन करता है। जिस तिरंगे के लिए हमने अपना सब कुछ लुटाया है, वही तिरंगा हमारे कदमों में पड़ा है। लेकिन उस समय प्रियंका दीदी ने मेरा हौसला बढ़ाया और समझाया कि परिस्थितियों का कैसे मुकाबला करना है और किस तरह जब उनके
उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ दुर्घटना हुई थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था, ये भी उन्होंने बताया। प्रियंका दीदी ने हमसे कहा कि कुश्ती नहीं छोड़नी है। मैं उस समय उनके पास एक टूटी हुई लड़की के तौर पर गई थी और दुर्गा का रूप लेकर वापस आई हूँ। इसी के साथ विनेश ने कहा कि पेरिस ओलंपिक से लौटी तो पूरे देश ने संभाला। राजनीति में नई हूँ, लेकिन ना किसी के सामने झुकी हूँ और ना ही झुकूंगी। विधानसभा जाकर जुलाना की आवाज बनूंगी। इस चुनाव में जुलाना एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विनेश ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था। मैंने बात नहीं की क्योंकि वह चाहती थी कि जो भी बात प्रधानमंत्री से होगी उसकी रिकॉर्डिंग वह खुद भी करेंगी, लेकिन इस शर्त को इंडियन ऑफिशियल्स ने नहीं माना तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। विनेश के तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें गृह मंत्री अमित शाह के बयान से भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की बैठक ली और इसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिससे एनडीए में दरार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसा क्या कहा अमित शाह ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं और अब बीजेपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस तरह की अटकलें लगने लगी हैं कि अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद बार बार अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं। इससे ही सियासत गरमाई हुई है और अब तो शाह ने बयानों में भी बता दिया है कि कुछ भी ठीक नहीं है। शाह ने अपने दौरे में मुंबई, ठाणे और कोंकण सहित तमाम क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समीक्षा बैठकें की। इस दौरान अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर बनेगी और 2029 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अमित शाह के इस बयान से एनडीए में ही हलचल मच गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को धोखा देने की तैयारी कर रही है। वहीं अमित शाह के बयान पर इंडिया गठबंधन का रिएक्शन भी आ गया है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सहयोगियों को गुलाम बनाना चाहती है और उसे सिर्फ सत्ता से मतलब है। अभी सरकार चलाने की मजबूरी के चलते वो अजित और शिंदे के साथ है। बीजेपी का मतलब निकलने के बाद वो इन दोनों को किनारे कर देगी। यही नहीं, एनडीए में सहयोगी अजित पवार ने शाह के बयान का जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का अधिकार है और कोई कुछ भी दावा कर सकता है, जबकि हकीकत यह है कि 1985 के बाद लगभग 40 सालों से किसी एक पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन पाई है। राज्य में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है। दूसरे राज्यों और महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। मुझे नहीं पता कि अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा है या नहीं। बीजेपी को अपनी पार्टी बड़ी बनाने का अधिकार है। यानी अजित पवार ने संकेतों में ही शाह को बता दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अकेले बहुमत हासिल करना बेहद मुश्किल है। इसके बाद से माना जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और जल्दी ही एनडीए में टूट हो सकती है। ऐसे में सवाल बीजेपी की रणनीति पर उठ रहे हैं। तो सवालों में बीजेपी के पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ का इस्तीफा भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नाराज नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इनमें एक नाम सुनील जाखड़ का भी जुड़ गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जाखड़ ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ हरियाणा के चुनाव में बीजेपी व्यस्त है तो दूसरी तरफ हरियाणा से सटे पंजाब में बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले सुनील जाखड़ के बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच अब सुनील जाखड़ ने हरियाणा चुनावों से भी दूरी बना ली है। सुनील जाखड़ और पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इन खबरों ने तब ज्यादा जोर पकड़ लिया जब जाखड़ हाल ही में हुई पार्टी की सदस्यता अभियान की बैठक से नदारद रहे और अब पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में पंचायत चुनावों को लेकर रखी गई प्रदेश स्तरीय बैठक में भी जाखड़ नजर नहीं आए। वहीं पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने दावा किया कि जाखड़ को इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने पंजाब में बीजेपी को 18.5% तक लाकर खड़ा कर दिया था, तो उनकी मेहनत का फल रवनीत बिट्टू को क्यों दिया गया। कहा जा रहा है कि जाखड़ संगठन के स्थान पर सरकार या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन अचानक रवनीत बिट्टू की ताजपोशी कर दी गई। इतना ही नहीं, जाखड़ को न राज्यसभा सीट मिली और
ना ही पार्टी चलाने के लिए फ्री हैंड दिया गया, जिसके चलते नाराज होकर सुनील ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जाखड़ के इस्तीफे की खबरों को बीजेपी के तमाम नेता अभी तक खारिज कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के नेता जाखड़ को मनाने में जुटे हुए हैं, इसीलिए अभी तक सुनील जाखड़ ने अपने इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। सुनील जाखड़ अपनी पार्टी से नाराज है। बीजेपी से अपने नेताओं के अलावा लद्दाख की जनता भी नाराज है। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके लद्दाखी समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से उनकी रिहाई की मांग तेज है और अब पुलिस की तरफ से नई कार्रवाई सामने आई है, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत पर बढ़ते विवाद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले तो रिहा कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें और उनके साथ लगभग 150 लद्दाखियों को दोबारा हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा और पुलिस स्टेशन में भी इसे जारी रखा। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वांगचुक को रिहा करते हुए उन्हें दिल्ली के सेंट्रल एरिया की तरफ जाने से रोका गया था, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। वहीं दिल्ली में बीएनएनएस की धारा 163 लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस के इस आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि 30 सितंबर की देर रात सिंघू बॉर्डर पर वांगचुक को पहली बार हिरासत में लिया गया था, जब वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग के साथ अपने समर्थकों समेत दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले थे। इसकी जानकारी देते हुए वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि मुझे दिल्ली की बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी में बापू की समाधि तक शांतिपूर्ण मार्च पर थे। इस खबर के सामने आते ही बवाल मच गया। उनकी रिहाई की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका तक दाखिल हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए मोदी सरकार की निंदा की। मुख्यमंत्री आतिशी को भी वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। इस मामले को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। वांगचुक का अनशन अब भी जारी है, तो मणिपुर में भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 1.5 साल से मणिपुर में अशांति का माहौल है। आए दिन जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और बीजेपी सरकार शांति बहाल करने में, हालातों पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। तो सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है। मणिपुर के उखरूल जिले में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 के तहत इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्ष नगा समुदाय के हैं और एक जमीन पर अपना दावा करते हैं। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर ही दोनों पक्षों के बीच हिंसा हो गई। इलाके में असम राइफल्स को तैनात किया गया है। वहीं चुराचांदपुर में एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए के टाउन कमांडर की गोली मारकर जान ले ली गई। तो थौबल जिले में 2 युवकों की किडनैपिंग के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी ने 1 अक्टूबर को 48 घंटे का बंद बुलाया, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो मणिपुर के हर जिले में कोई ना कोई घटना सामने आ रही है, जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो गई है। प्रदेश की हिंसा को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में कहा था कि अब तक 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। ऐसे में मणिपुर की सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में है। खासकर पीएम मोदी का अब तक मणिपुर ना जाना विवाद का मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम के पास विदेशी जमीन पर हमले रुकवाने का वक्त है, लेकिन अपने ही प्रदेश की जनता के पास जाने का वक्त नहीं है। मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही तो मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायल और लिबनान के बीच जंग में अब ईरान की एंट्री हो गई और उसने इजरायल पर 180 मिसाइलें दागी हैं। यही नहीं, ईरान ने इजरायल के नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर इजरायल को धमकी भी दी है, जिसके बाद से अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हड़कंप मच गया है। तो कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, कौन कौन है ईरान के निशाने पर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल पर मिसाइल अटैक के बाद अब ईरान ने इजरायल के मोस्ट वांटेड नेताओं की लिस्ट जारी की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि उसका अगला टारगेट ये नेता है। इजरायली उग्रवादियों के खात्मे की लिस्ट के नाम से जारी इस लिस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी समेत 11 लोगों का नाम शामिल है।
हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी इस लिस्ट में सभी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं। पहले ही इजरायल ने मिसाइल अटैक पर चेतावनी दी है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ईरान का ये कदम इजरायल के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है। दरअसल उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजरायल आने पर रोक लगा दी है, क्योंकि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजरायल की रक्षा करे। तो अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अमेरिका को अपनी सेना को दूर रखने और दखल न देने की चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जारी तनाव की वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों की मौजूदगी है। बता दें कि इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह की जान जाने को लेकर ईरान ने ये जवाबी हमला किया है। अब ईरान और इजरायल में बढ़ते टकराव के बीच भारत ने भी ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने की अपील की है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बोलने बोलने का होता है। फिर बोली कंगना, कंगना जब जब भी बोलेगी तब तब उनके ऊपर कार्टून बनेंगे। अब देखिए ना, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता क्या होता है। अब देखिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि जब जब भी वो बोलेंगी तब तक पार्टी उनके बयान से अपना किनारा कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।